हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी, चाचू और एक छोटी बुआ के अलावा हमारी फैमिली थी। मम्मी पापा, मैं और मेरी एक छोटी बहन नेहा जो इंटर में पढ़ती थी। हमारा लकड़ी का कारोबार था जिसको पापा संभालते थे। चाचू को इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मर्जी के खिलाफ और गैर जिम्मेदार तरह के इंसान थे। किसी का उन पर जोर नहीं चल सका। मूड होता तो कोई काम करते, वरना ऐसे ही दूर दूर घूमते रहते। गैर शादीशुदा थे, इसलिए किसी जिम्मेदारी का एहसास था ना। ख्याल दादी समेत पापा ने भी काफ़ी कोशिश की उनकी शादी करवाकर उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, मगर सब नाकाम रहे। खानदान वालों को उनकी आदतों का पता था, इसलिए कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं था। जबकि बाहर से जब दादी और मम्मी की कोशिशों से कोई रिश्ता मिलता तो वो उसमें भी कमी निकाल कर मना कर देते। दादी इसी वजह से चाचू से नाराज रहती थी, मगर उन्हें तो किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तो मम्मी को कई बार छुपे शब्दों में यह कहते हुए भी सुना था कि चाचू अय्याश आदमी हैं, बाजारू औरतों के पास जाते हैं, इसलिए शादी नहीं करते। मगर ये बात उन्होंने दादी के सामने कभी नहीं कही। मगर ये कहती कि दादा दादी और पापा सब लोग इस बात को जानते हैं, मगर चाचू को कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए सब खामोश रहते थे। और फिर एक दिन अनहोनी हो गई। चाचा किसी अजनबी औरत को घर ले आए और कहा कि उन्होंने शादी कर ली, अब ये उनकी पत्नी है और यही रहेंगी। दादा दादी समेत हम सब ने उनकी पत्नी यानी चाची को कबूल तो कर लिया था, मगर वह अच्छी किसी को भी ना लगी, क्योंकि वह शक्ल से ही चालाक और तेज तर्रार औरत लग रही थी। सब ने इसलिए उनकी पत्नी को मुकम्मल किया कि शायद इस तरह उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए और वो सुधर जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे चाचू कुछ जिम्मेदार बनते गए और पापा के साथ काम करवाने लगे। इस तरह चाची भी उनको पहले दादी पसंद नहीं करती थी, धीरे धीरे दादी की चहेती बन गई। उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार से घर के सारे लोगों के साथ साथ दादी को भी अपने वश में कर लिया था और घर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया, जो कि पहले मम्मी के हाथ में था। अब पूरे घर पर चाचू का ही राज था, उन्हीं की चलती थी। दादी भी उन्हीं के गुण गाती थी। मम्मी की हैसियत घर में ना होने के बराबर रह गई थी। जो पहले दादी मम्मी के सुघड़पन की तारीफें करती नहीं थकती थी, अब चाची के भड़काने पर मम्मी के हर काम में कमी निकाला करती थी। और तो पापा भी चाचू के ही गुण गाते थे। दादी और चाची की हर बात को अहमियत देते, और अगर मम्मी भूले से ही कुछ कह भी देती तो उन पर नाराज होने लगते। मेरी और नेहा की तो पहले भी छोटे होने की वजह से कोई खास अहमियत नहीं थी। अगर किसी मामले में बोलने की कोशिश करते तो छोटे हो कहकर हमें चुप करवा दिया जाता, और फिर चाची के आने के बाद तो हम बिल्कुल ही खामोश बनकर रह गए थे। एक बात मैंने चाची की नोट की थी, जो मुझे बहुत अजीब भी लगी थी। वो ये थी कि जब भी चाची से उनके मायके वालों के बारे में सवाल किया जाता तो वो घबरा जाती, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो बात बदल देती थी। मम्मी का ख्याल था कि या तो चाची घर से भागी हुई है या फिर कोई बाजारू औरत है, क्योंकि एक तो उनकी चाल ढाल और लक्षण शरीफ औरतों वाले नहीं थे, और दूसरा उनसे अक्सर एक औरत मिलने आती थी जिसको अपनी कज़न बताती थी। चमकते कपड़ों में वो औरत मुझे कुछ अजीब सी लगा करती थी। क्यों मुझे लगती थी, ये वजह मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी। बस मेरी सिक्स सेंथ कहती थी कि ये औरत ठीक नहीं है। मेरी मौजूदगी में जब वो घर पर आती तो बड़े गौर से हमारे पूरे घर का जायजा लेती थी। और दूसरा एक चीज़ जो पता नहीं मेरा वहम था या वाकई खतरे की घंटी थी, मैंने उसे कई बार अपनी बहन नेहा की तरफ घूरते पाया था। बहरहाल वो चाची के रिश्तेदार थी और घर वालों पर चाची की हुकूमत थी, इसलिए मैं उसका घर में तो आना जाना बंद नहीं कर सकता था, लेकिन नेहा को समझा सकता था। मगर वो बेचारी इतनी सीधी और भोली थी कि मेरे बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, और चाची का दिल जीतने के लिए भाग भाग कर उनके बताए हुए काम कर देती थी। घर इसी तरह से चल रहा था कि अचानक छोटी बुआ का रिश्ता तय हो गया और हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बुआ की शादी बड़े अच्छे से घर में हो रही थी। हम सब बहुत खुश थे, मगर खुशी के इस मौके पर हम पर एक कयामत टूट पड़ी। जिस दिन हम मैरिज हॉल में बारात के वेलकम के लिए गए, उस दिन नेहा को बहुत तेज बुखार था
वो घर पर रुक गई थी, हमारे साथ ना जा सकी। मम्मी उसके साथ रुकना चाहती थी, मगर चाची जोर देकर उन्हें साथ ले गई कि वो बारात का अकेला वेलकम कैसे करेंगी। मेरा जाना भी जरूरी था, वरना मैं घर में रुक जाता नेहा के साथ। खैर, जब बुआ की विदाई करके हम वापस आए तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। नेहा गायब थी। हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया था। मैं और मम्मी गम में ढियाल होने के साथ साथ बहुत हैरान थे कि आखिर नेहा घर से गायब हुई कहाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुख के इस मौके पर रही सही कसर चाची ने पूरी कर दी। हमारा दुख बांटने या दिलासा देने के बजाय उन्होंने मेरी मासूम बहन के चरित्र पर दिल खोलकर कीचड़ उछाला। सब खानदान वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि मेरी बहन आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात तो ये थी कि चाची के इस घटिया इल्ज़ाम पर किसी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बल्कि दादी तो चाची की हाँ में हाँ मिलाने लगी और पापा बिल्कुल खामोश थे। जबकि चाचू और दादा की राय भी दादी की तरह चाची जैसी ही थी। सिर्फ मैं और मम्मी ही ऐसे थे जिन्हें यकीन था कि हमारी नेहा ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन उसके साथ कुछ हुआ है, उसे किसी ने अगवा किया है। मैं बहुत सोचता रहा, फिर अचानक माइंड में ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई नेहा के पीछे पड़ा हो, क्योंकि वो कॉलेज जाती थी और कॉलेज जाते वक्त ऐसे हादसे बहुत होते हैं। हो सकता है कि नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो और डर के मारे नेहा ने हमसे जिक्र ना किया हो। फिर मौका देखकर उस इंसान ने नेहा को अगवा कर लिया हो। इस ख्याल ने मेरे रगों में खून दौड़ गया था। मैंने नेहा की सहेलियों के पास गया और पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो मेरी बहन के पीछे पड़ा हो और फिर मौका देखकर ये हरकत कर डाली हो। फिर बहुत कोशिशों के बाद नेहा की एक करीबी सहेली से सुनगुन मिली कि एक लड़का ऐसा था जो कुछ समय से नेहा के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे जोर डालने पर उसने बड़ी मुश्किल से लड़के का नाम और एड्रेस ढूंढकर मुझे दिया। नेहा की सहेली ने भी बताया कि उसने उस लड़के को कई बार नेहा के रास्ते में भी खड़े देखा था, मगर उससे बोलते हुए कभी नहीं देखा। मैंने उस लड़के के घर जाकर पता किया तो पता चला कि वो कुछ समय से घर से गायब है। मेरा दिमाग खोलने लगा। अगर वो गायब है तो फिर नेहा को भी यकीनन उसी ने किडनैप किया होगा। मैं इधर उधर से उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा और इधर घर में मम्मी का रो रो कर हालत खराब हो चुकी थी। नेहा को गायब हुए 15 से ज़्यादा दिन हो चुके थे और पापा और चाचू अपने तौर पर ढूंढ रहे थे। मैं और मम्मी तो पुलिस से रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, मगर यहाँ भी हमारी एक ना सुनी और चाचू ने सबके दिमाग में फितूर डाल दिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से बदनामी होगी। लड़की तो वैसे ही भाग चुकी है, इसलिए अब उसे ढूंढने से क्या फ़ायदा। अगर मिल भी गई तो इन सब के बाद कौन कबूल करेगा उसे। चाची तो 24 घंटे इसी तरह की बातें करती रहती। नतीजा ये निकला कि पापा और चाचू ने चाची की नेहा के भागने वाली बात पर यकीन करते हुए उसे ढूंढने का सिलसिला ही छोड़ दिया। बल्कि चाचू तो यह तक भी कहते हैं थे कि अगर मिल भी गई तो मैं खुद गोली मार दूंगा उसे। दादी और चाची उठते बैठते मम्मी को मुझे सुना सुना कर नेहा को कोसती रहती। मैं तो लड़का था, चुप करता, मगर मम्मी का एक तो नेहा की जुदाई और दूसरा दादी और चाची के इस तरह के इल्ज़ाम सुनकर दिल कुड़ता रहता। मगर उन दोनों को मम्मी पर तरस नहीं आता। चाची की बातों में आकर पापा ने मम्मी पर गुस्सा करना भी शुरू कर दिया था। उनके दिमाग ने भी चाची की इस बात पर यकीन कर लिया था कि नेहा भाग गई है, इसलिए वो मम्मी पर चिल्लाते और गुस्सा करते कि तुमने बेटी की सही परवरिश नहीं की, इसलिए वो हमारा मुंह पर कालिक मल कर चली गई। मम्मी रो रो कर कहती कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मुझे यकीन है कि वो भागी नहीं है, बल्कि उसे किसी ने अगवा किया है। चाची सुन लेती तो तज में कहती कि हाँ, तुम्हारी बेटी तो कहीं की शहजादी थी ना, जो किसी ने अगवा कर लिया। 1 महीना गुजर चुका था। पापा और चाचू ने नेहा की तलाश बंद कर दी थी और उसे भूलकर अपने कारोबार में बिजी हो गए थे, लेकिन मैंने नेहा की तलाश जारी रखी थी और आखिरकार मुझे क्लू मिल गया उस लड़के का एक जगह छुपे होने का। मैंने अपने 2 करीबी दोस्तों के साथ लिया और उस जगह पहुंच गया। वो जगह जंगल के पास एक कच्चा घर था, जहाँ वह लड़का अजीबोगरीब हुलिये में गले में मालाएं पहने हुए तंत्र विद्या करने में व्यस्त था। हमें देखकर जब उसने भागने की कोशिश की तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि नेहा को इसी ने उठाया है। हमने उसे भागने से पहले पकड़ लिया और वहीं बांधकर उसे पहले खूब पिटाई की, फिर नेहा के बारे में पूछा
तो साफ मुकर गया कि उसे तो कुछ नहीं पता। मैं दोस्तों की मदद से उसे उठाकर एक दूसरी जगह ले आया। वो एक दोस्त का खाली मकान था। मेरा इरादा था कि यहीं उसकी अच्छे से मरम्मत करके नेहा के बारे में उगलवाएंगे। मैंने उसे बहुत पीटा, मगर उतनी मार खाने के बावजूद भी वो अपनी बात पर कायम रहा कि उसने नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो उसने कबूल कर लिया था कि वो नेहा का पीछा करता था, मगर नेहा को उसने अगवा किया, ये बात मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार ना था। एक और चीज़ जिसने मुझे उस पर शक जारी रखने पर मजबूर किया, वो ये भी थी कि जब मैंने उससे सवाल किया कि वो जंगल वाले इस कच्चे घर में इतने दिनों से क्यों छुपा हुआ था, क्या कर रहा था, तो वो ये बात बता नहीं रहा था। दूसरा, उसने मुझे घर छोड़ने की डेट गलत बताई थी। जिस डेट को नेहा घर से गायब हुई थी, उसके घर वालों ने उस वक्त मुझसे झूठ बोला था कि वो काफ़ी समय से घर से गायब था। ये सारी चीज़ें मुझे उस पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। नेहा के बारे में उगलवाने में तो मैं नाकाम रहा था, मगर उस पर शक जारी रखा। अब जब तक नेहा मिल ना जाती, मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए मैंने उसे वहीं बंद कर दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे ढूंढूं अपनी बहन को, जो ना जाने कहाँ और किस हाल में थी। मैं बहुत परेशान था कि मम्मी को संभालूं या नेहा को ढूंढूं। कई बार पुलिस स्टेशन जाने का इरादा भी किया, मगर ये सोचकर रुक जाता कि अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कि पुलिस तक ये बात नहीं जानी चाहिए, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मैं चला भी जाता पुलिस के पास, मुझे अपनी चिंता नहीं थी, पापा चाहे जो भी करते मेरे साथ। मगर मसला ये था कि उन्होंने मम्मी को छोड़ने की धमकी दी थी, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था। इन्हीं दिनों एक बात मेरे सामने आई कि पापा का एक नौकर जो उनके पास लकड़ी का काम करता था, उसने मुझे बताया कि नेहा के गायब होने से 2 रोज दिन पापा का विनोद ठाकुर से झगड़ा हुआ था। लकड़ी के पीछे विनोद ठाकुर का भी लकड़ी का ही कारोबार था, मगर वो गैर कानूनी काम करता था। जंगल से सरकारी लकड़ी चुराकर अपना कारखाना चला रहा था, जबकि हम लकड़ी खरीदा करते। इसलिए विनोद ठाकुर और पापा के बीच लकड़ी को लेकर ही उस दिन झगड़ा हुआ था। विनोद ठाकुर ने पापा को संगीन धमकी दी थी, नेहा के बारे में भी इशारा करके धमकाया था। यह सुनकर मेरा खून एक बार फिर खौलने लगा था, मगर मैं विनोद ठाकुर पर हाथ डालने से पहले पापा से इस मामले की जानकारी लेना चाहता था। इसलिए जब मैंने पापा से पूछा तो वो बुरी तरह मुझ पर ही बरस पड़े। कहने लगे, विनोद ठाकुर का तुम्हारी बहन के मामले में कोई हाथ नहीं, बहन खुद घर से भागी है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात बर्दाश्त की थी, लेकिन मैं विनोद ठाकुर को छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए अपने दोस्तों के साथ लिए विनोद ठाकुर के कारखाने पहुंचा। जब वहां उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो कमीना नेहा के बारे में गंदी गंदी बातें बकने लगा। मैं बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए मेरी विनोद और उसके आदमियों के साथ हाथापाई हो गई, जिनमें पल्ला उसका भारी रहा। मैं और मेरे दोस्त बुरी तरह से मार खाकर अस्पताल पहुंच गए। पापा ने मुझे इस तरह से सजा दी कि मुझे घर से ही निकाल दिया। एक दोस्त की सिफारिश से एक ऑफिस में गुजारे के लिए एक नौकरी मिल गई, और साथ में रहने के लिए कमरा भी। मुझे उस घर में रहने का शौक भी नहीं था जहाँ मेरी बहन के लिए सबके दिलों में नफरत और जबान पर गंदगी हो। मुझे और मेरी माँ को दिमागी तौर पर टॉर्चर किया जाता। मैं सिर्फ मम्मी के लिए मजबूर था, उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था। दिन में पापा कारखाने में होते थे, मैं 3-4 बार छुपकर मम्मी से मिलने भी गया, मगर हर बार दरवाज़ा खोलने वाली चाची ही होती थी, जो मुझे खूब सख्त बातें सुनाकर दरवाजे से ही चलता कर देती थी। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि दादी को भी मुझ पर और मम्मी पर तरस ना आता। दरवाजे पर खड़ा मम्मी से मिलने के लिए मैं तड़पता रहता। कुछ समय बाद अचानक दादी का देहांत हो गया। दादी के देहांत पर भी पापा ने मुझे घर में नहीं आने दिया था। दादी के मरने के बाद अब मम्मी से मिलने में रुकावट सिर्फ चाची थी, क्योंकि दादा बूढ़े थे और अपने कमरे में ही पड़े रहते थे, जबकि पापा और चाचू तो वैसे भी कारखाने में होते थे। मैंने इसका भी हल निकाल लिया। राजा हमारा पड़ोसी था, जिसका घर हमारे घर के बिल्कुल करीब था। वो हाई स्कूल का स्टूडेंट था, 2 सालों से मेरे पास फ्री में पढ़ा था, जिसके जिम्मे मैंने ये काम लगा दिया था कि जब चाची घर से बाहर जाए तो वो मुझे इन्फॉर्म करे। नज़र रखी हुई थी और वो मुझे बता देता, और यूँ मैं मम्मी से मिलने के लिए पहुंच जाता, क्योंकि मम्मी बेड की होकर रह गई थी।
हर बार वो उम्मीद और आस भरी नज़रों से मुझे देखते हुए नेहा का पूछती और मैं उन्हें झूठी उम्मीदें और तसल्लियाँ देकर वापस आ जाता। ये सच भी था कि 1 साल गुजरने के बाद भी मेरी तलाश जारी थी, मगर अब तक नेहा के बारे में थोड़ा सा भी सुराग नहीं मिला था। जिस लड़के का मैंने नेहा के अगवा होने के शक में उठाया था, कुछ न हासिल होने की वजह से उसे 3 महीने बाद छोड़ दिया था। विनोद ठाकुर पर भी मैंने नज़र रखी हुई थी और फिर जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि चाचू और विनोद ठाकुर में बड़ा याराना है और पापा से चोरी छुपे चाचू उस ठाकुर से मिलते हैं, तब मेरा शक और भी पक्का हो गया था। मेरा दिमाग में एक ख्याल बैठ गया था कि अगर ठाकुर ने नेहा को अगवा किया था तो उसमें यकीनन चाचू भी शामिल होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही पैसों के मामले में बेहुदा लालची रहे थे। मैंने चुपचाप चाचू और ठाकुर की निगरानी शुरू कर दी और अपने दोस्तों से भी कहा कि वो उन पर नज़र रखे। बहुत समय नज़र रखने के बाद भी कोई जरा सा भी क्लू हाथ नहीं लगा, तो मैं बहुत मायूस हो गया। इन्हीं दिनों दादा का भी देहांत हो गया। मैंने एक बार फिर घर जाने की कोशिश की, मगर पापा ना जाने क्यों इतने फत्तर दिल बन चुके थे कि उन्होंने मुझे दादा की अर्थी में शामिल होने नहीं दिया और ना ही घर के अंदर दाखिल होने दिया। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी पापा का दिल मेरी तरफ से पिघल क्यों नहीं रहा है। वो क्यों इतने पत्थर दिल बने हुए हैं मेरे और मम्मी के लिए। इस सवाल का जवाब बातों बातों में मुझे राजू से मिला। उसने कहा कि उसे अपनी माँ के जरिए पता चला कि चाचू और चाची पापा को मेरे खिलाफ भड़काते हैं कि मैं गलत कामों में पड़ गया हूँ और मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, इसलिए वह मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके सब कुछ चाचू के नाम कर देंगे। मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं था, मगर चाचू की खुदगर्जी और पापा की बेबसी का दुख जरूर था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक राज के जरिए मम्मी के देहांत का पता चला। आखिरकार नेहा के लापता होने पूरे 5 साल बाद मम्मी की आस और उम्मीदों ने दम तोड़ दिया और वो नेहा को देखने की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। मैं दहाड़े मार मार कर रोता रहा। पापा की संगदिली इस बार इतनी ज़्यादा थी कि मेरे 1000 मिन्नतें के बाद भी उन्होंने मुझे मम्मी का चेहरा ना देखने दिया। मैं मम्मी की अर्थी जलने के बाद गया और उनकी अस्थियों पर हाथ रखकर मैंने कसम खाई कि नेहा का पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, और उससे पहले मैं मम्मी की अस्थियों को विसर्जित नहीं करूँगा। मैंने सौगंध खाई और मम्मी की अस्थियों को लिए चला आया। अब मैंने पूरे जोर शोर से एक बार फिर नेहा को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब तो मम्मी की मजबूरी भी नहीं रही थी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चला गया। जब वहाँ के इंस्पेक्टर को पता चला कि 5 साल पुराना केस है, तो उसने बहुत बेइज्जती की। मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी तो 5 साल पहले आते। फिर लड़की जिसके साथ गई होगी, अब तो शायद 3-4 बच्चे भी होंगे। उस समय मैं सब्र के घूंट पीकर नाकाम होकर पुलिस स्टेशन से वापस लौट आया था। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और तलाश जारी रखी। सुबह काम पर जाता और छुट्टी के बाद सारा वक्त इधर उधर घूमकर नेहा को ढूंढने की कोशिश करता। फिर दिन इसी तरह पर लगाकर उड़ते गए और आखिर 3 साल और गुजर गए। मम्मी की मृत्यु के बाद मैंने दोबारा कभी घर जाने की कोशिश नहीं की। राजा से भी कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे पापा चाचू लोगों के बारे में कुछ नहीं जानना था। मुझे ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर भेज दिया गया, जिनकी दूसरी ब्रांच वहाँ खुली थी। मैं नए शहर में आ गया था। चुपचाप मैंने खुद को काम में बिजी कर लिया। मेरा रिकॉर्ड अच्छा होने की वजह मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। यहाँ आने के बाद मैंने रूही की तलाश छोड़ दी थी, क्योंकि अब इतने साल गुजरने के बाद भी शायद नाउम्मीद हो चुका था। जहाँ मैं रहता था वहाँ से ऑफिस दूर था। मुझे बस से जाना पड़ता था। एक दिन सुबह रूटीन के मुताबिक ऑफिस जाने के लिए मैं बस में बैठा और ऑफिस घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। ऑफिस से पहले बस 3 स्टॉप पर रुकती थी और मेरा स्टॉप आखिर वाला होता था। उस दिन भी रोज की तरह बस स्टॉप पर 10 मिनट के लिए रुकी। मैं खिड़की के पास बैठा उदास नज़रों से बाहर देख रहा था। एकदम एक दृश्य पर मेरी नज़र पड़ी और रुक गई। स्टॉप से थोड़ा दूर काली चादर में लिपटी एक लड़की, जिसने चादर से चेहरा तो छुपाया हुआ था, मगर कद काट और चलने का अंदाज बिल्कुल नेहा जैसा था। साथ में 2-3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो रिक्शे में सवार हो रहे थे। सिर्फ एक पल के लिए एक झलक ही देखी थी मैंने उसकी और बस चल पड़ी थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठा था। जब तक मैं पूरी तरह होश में आकर कंडक्टर से बस रुकवाता, तब तक बस बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर भी मैं बस से उतरकर
फुल स्पीड में उसी स्टॉप पर भागता हुआ पहुंचा था। मुझे 10 मिनट लगे थे वहां पहुंचने में। जब तक वो रिक्शा जिस पर नेहा जैसी दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी वहां से जा चुकी थी, मैं पागलों की तरह बस स्टॉप पर खड़े एक एक आदमी से उस रिक्शे के बारे में पूछ रहा था। किसी ने पता ना होने का इजहार किया तो किसी ने दाई तरफ इशारा किया और किसी ने बाई तरफ। मैं हर तरफ दौड़ा, फिर थक कर सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। आज नेहा गायब हुई 8 साल होने वाले थे। पहली बार मुझे किसी लड़की पर नेहा होने का शक हुआ था और अफसोस की बात यह थी कि मैं उस तक पहुंच भी ना सका। अगले दिन कई दिन तक मैं इसी दुख में अपने कमरे में पड़ा रहा, नौकरी पर भी नहीं जा सका। यह सोचता रहा कि कहाँ जाकर ढूंढूं। मेरा एक करीबी दोस्त जो शुरू से ही नेहा को ढूंढने में मेरे साथ रहा था, उसे जब मैंने अपनी परेशानी शेयर की तो उसने मुझे मशवरा दिया कि जिस जगह मैंने नेहा जैसी लड़की को देखा था मुझे उसी जगह जाकर देखना चाहिए। उसके साथ बच्चे थे, या तो आसपास कोई मार्केट होगा जहां वह शॉपिंग के लिए आई होगी और मुमकिन है कि वो अक्सर आती रहती हो, या फिर कोई बच्चों वाला डॉक्टर, क्योंकि इतने बच्चों के साथ कहीं जाना यकीनन किसी ऐसी जगह के लिए होगा। वह कोई पार्क या पिकनिक पॉइंट नहीं था जिससे ये सोचा जा सकता है कि वो लड़की वहाँ बच्चों के साथ एंजॉय करने आई हो। मैंने दोस्त के कहने पर अमल करते हुए वहाँ जाकर इधर उधर खोजना शुरू किया, मगर ना तो कोई चाइल्ड डॉक्टर या क्लिनिक, लेकिन हाँ एक बाबा का आश्रम जरूर था जहाँ दूर दराज से लोग अपने बच्चों को बाबा से आशीर्वाद दिलाने आते। मुझे पक्का यकीन तो नहीं था, मगर एक उम्मीद के सहारे मैंने उस आश्रम पर जाना शुरू कर दिया था। वहाँ काफ़ी औरतें अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। सबके चेहरों और चाल ढाल को देखते हुए मैं नेहा को ढूंढने की कोशिश करता और फिर आखिर एक दिन वो हो ही गया जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत और प्रार्थनाएं कर रहा था। बाबा के आश्रम के बाहर औरतों वाली जगह से थोड़ा दूर मैं बैठा हर आने जाने वाली औरत को गौर से देख रहा था कि तभी मैंने उसी लड़की को देखा, काली चादर में लिपटे 2 बच्चों का हाथ पकड़े धीरे धीरे चलते हुए। उसके चेहरे पर चादर थी, मगर ना जाने कहाँ से हवा का एक झोंका आया और उसके चेहरे से चादर हट गई। मैं जो सांस रुकी निगाहें उस पर जमाए बैठा था, शॉक्ड रह गया। वही आंखें, छोटी सी नाक, पतले पतले ओठों वाली, वो नेहा थी। हाँ वो नेहा ही थी। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ा और नेहा नेहा कहकर मैंने उसे पुकारा तो उसने फौरन मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो बड़ी तेजी से वापस पलटी थी। मैं उसके पीछे दौड़ा था, मगर मेरे सामने एक मूंछों वाला हट्टा कट्टा डरावना किस्म का आदमी आ गया था जिसने तेज नजरों से घूरते हुए कहा कि क्या मसला है। जब मैंने कहा कि वो मेरी बहन नेहा है तो उस आदमी ने मुझ पर गरजते हुए कहा कि वो उसकी पत्नी है और उसका नाम नेहा नहीं है, मगर मेरा दिल कह रहा था कि वो मेरी ही नेहा है। मेरी चीखों पुकार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वो मोटा मूंछों वाला आदमी गालियां और धक्के देता नेहा को वहां से लेकर चला गया था। मैंने पीछे जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा कि यह मूंछों वाला खतरनाक आदमी है, मैं उसके पीछे ना जाऊं वरना वो मुझे मार देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों से खुद को छुड़वाया था और उस रिक्शे के पीछे दौड़ा जिसमें वो मूंछों वाला आदमी नेहा को लेकर जा रहा था। पैदल दौड़ते हुए मुझे ख्याल आया कि अगर इसी तरह दौड़ता रहा तो एक बार फिर नेहा को खो दूंगा। मुझे किसी टैक्सी या रिक्शे में बैठकर चोरी छुपे उस नेहा वाले रिक्शे का पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो रहती कहाँ है। एक एक बार जगह का पता चल जाता तो फिर पुलिस को लेकर छापा पड़वाकर नेहा को आज़ाद करवाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा ही किया। एक टैक्सी में बैठकर थोड़ा फासला रखते हुए मैंने रिक्शे का पीछा किया और फिर उस बिल्डिंग के करीब पहुंच गया जहां वो आदमी मेरी बहन को लेकर गया था। वहां साइड में छुपकर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा जिसको मैंने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। उसका भाई पुलिस में सब इंस्पेक्टर था जिसने उससे मेरे लिए मदद मांगी थी। अब मुझे तब तक वहां छुपकर इस बिल्डिंग पर नज़र रखनी थी जब तक वह पुलिस ना पहुंच जाती। और फिर वो हुआ जिसने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। पुलिस जब उस बिल्डिंग पर रेड की तो वह देह व्यापार का अड्डा निकला। मेरी बहन नेहा भी धंधा करने वाली औरतों में शामिल थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2 दिन जेल में गुजारने के बाद मेरे दोस्त के उसी पुलिस वाले भाई की मदद से नेहा रिहा हुई थी। आखिरकार 8 साल बाद मेरी बहन नेहा मेरे सामने थी, मगर पूछना था कि वो इस जुल्म का शिकार कैसे हुई। जब नेहा की जुबानी उसके मुजरिम का पता चला तो गम और गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। उसी वक्त पुलिस को लेकर मैं 3 साल बाद अपने घर में दाखिल हुआ।
आंगन में पापा के साथ बैठे चाचू और चाची को मैंने बहुत नफरत की निगाहों से देखा। जी हाँ, नेहा का मुजरिम कोई और नहीं बल्कि चाचू और चाचा थे। चाची की हकीकत भी इतने सालों बाद मुझे मालूम हुई थी। वो एक वेश्या थी जिसके चाचू दीवाने हो गए थे। चाची इस धंधे से ऊब चुकी थी, इसलिए शादी करके घर बसाना चाहती थी। चाचू को उन्होंने शीशे में उतारकर शादी के लिए राजी कर लिया था। कोठे वाले मुफ्त में चाची को उनके हवाले करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चाची के बदले 5 लाख मांगे थे। चाचू को वह 5 लाख पापा के दुश्मन ठाकुर ने इसी शर्त पर दिए थे कि वो पापा के कारोबार में शामिल होकर उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाकर ठाकुर को फायदा पहुंचाएगा। पापा चाचू की चालाकियों को नहीं समझ पाए थे। पापा का पूरा कारोबार ओनो पोनो दामों में बिक चुका था। अब पापा चाचू और चाची पर निर्भर थे। नेहा को चाची ने ही अगवा करवाकर कोठे वालों के हवाले किया था और चाचा भी इस बात को जानते थे। चाची पहले तो जुर्म को कबूल करने से मना करती रही, फिर जब लेडी पुलिस की मार पड़ी तो सब कबूल कर लिया था। उनकी कोठे वाली शादी के बाद उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही थी। उन्हें दोबारा धंधे में आने के लिए जोर दे रही थी और बात ना मानने की सूरत में ससुराल वालों को उनकी असलियत से आगाह करने की धमकी दे रही थी। चाची बहुत परेशान थी क्योंकि अगर ससुराल वालों यानी दादा दादी और पापा को पता चला जाता तो उनके लिए अच्छा नहीं होता और कंगाल चाचू के साथ रहने के लिए वो किसी तरह भी तैयार नहीं थी। कोठे वाले चाची की बहन को भेजते थे धमकी देकर। वह औरत जो हमारे घर आती थी वो असल में चाची की अपनी ही बहन थी। चाची की अपनी बहन और माँ जो कि कोठे वाली बाई थी, चाची को दोबारा धंधे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। और फिर चाची की बहन की अचानक नेहा पर नज़र पड़ी और उसने कोठे पर जाकर बाई को नेहा के बारे में बताया। तो उन लोगों ने चाची से कहा कि अगर वो चाहती है कि ज़िंदगी में सुकून रहने दिया जाए तो अपने पति की भतीजी नेहा को किसी तरह उनके हवाले कर दे। खुदगर्ज और मक्कार चाची ने अपनी ऐश वाली ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी बहन को बलि चढ़ा दिया। बुआ की शादी वाले दिन चाची की मदद से उन लोगों ने नेहा को अगवा कर लिया और उसे शहर ले आए। यहाँ वो लोग 8 साल से नेहा से धंधा करवा रहे थे। शुरू में बहुत मना करने के बाद आखिरकार नेहा ने जिंदगी से समझौता कर लिया था। वो मोटा आदमी जो नेहा के साथ था वो चाची का भाई निकला। वो नेहा का पति भी नहीं था। 8 साल से वो नेहा का इस्तेमाल कर रहा था। उसी से 3 नाजायज बच्चियां पैदा हुई जिनको जबरदस्ती जन्म दिलवाया गया ताकि वो इन बच्चियों के बड़े होने के बाद उन्हें भी वेश्या बनाकर दौलत कमा सके। नेहा की कहानी सुनने के बाद मेरा दिल चाहा कि खुद को गोली मार दूं। मेरी बहन 8 साल तक इतने बुरे हालात से गुजरती रही। 3 नाजायज लड़कियों को जन्म दिलवाया गया और मैं उसे बचा भी ना सका। 3 साल 2 महीने बाद मैं नेहा को अपने साथ लेकर गया। मम्मी की अस्थियों पर हाथ रख मैंने सौगंध ली थी, वो मुझे पूरी करनी थी। मैं नदी में अस्थियां लेकर गया। जो सालों पहले वादा किया था वो पूरा किया। मम्मी की अस्थियों को विसर्जित किया। पुलिस की तफ्तीश पूरी होने के बाद चाचा चाची समेत नेहा के सारे मुजरिमों को सजा मिल गई थी। नेहा की बेटियों को भी हमारे हवाले कर दिया गया। इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं था। वो मेरी बहन के जिस्म का हिस्सा थी, इसलिए मैंने और पापा ने खुले दिल से उन्हें अपनाया था। जी हाँ, मैं बताना भूल गया, पापा ने मुझसे और नेहा दोनों से माफ़ी मांगकर हमें गले लगा लिया था। नेहा को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने में पापा और मुझे 6 महीने लगे। फिर 6 महीने बाद हमने सादगी से नेहा की शादी एक शरीफ आदमी से कर दी। वो शरीफ आदमी जो 8 साल से नेहा से सच्ची मोहब्बत उसे पाने के लिए मंत्रों का जाप और ना जाने क्या कर रहा था। बिल्कुल आप सही समझे, नेहा का पति वही था जिसको नेहा के अगवा के शक में मैंने अगवा किया था। वो लड़का जो 36 साल का एक मर्द था, उसका हुलिया और मालाएं अब समझ में आए थे। जो उसने 8 साल पहले इतनी मार खाने के बावजूद भी नहीं बताया था। उसने नेहा को और उसके तीनों बच्चियों को बड़े खुले दिल से कबूल करके उनकी शिक्षा और परवरिश की। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।